इनकम आपके बैच में कराया था, सर बोल के गए थे मॉर्निंग के बैच में आप लोगों के सामने ही, तो वो भी तो देखना है। और आप सर से ज्यादा समझदार तो नहीं है सर? हाँ नहीं सर, मॉर्निंग वाले बैच में बोल के गए थे, ये लोग थे, ये मॉर्निंग वाले बैच के बच्चे थे, वो बोले थे कि इन टॉपिकों को जल्दी करा दीजिए, रंजीत सर खुद बोल के गए थे। तो इसलिए वो कंसर्न हमारा है कि सर के बताए हुए टॉपिक को जल्दी वो बोलेंगे तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे कि क्वेश्चन का शेड्यूल वैसा आने वाला होगा। आइए बैंकिंग स्टार्ट करते हैं। बैंक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बताइए कुछ। सिर्फ बैंक क्या होता है? नहीं, बैंक होता क्या है? क्या दिमाग में आता है बैंक जैसे वर्ड सुनते हैं तो? क्या आप साधारण तौर पे आप पैसा जमा करने की प्रक्रिया को ही बैंक कह रहे होते हैं, जहां पैसा जमा होता है ना? आप अपने भाषाओं में, अरे जो जानते हैं वो शांत रहे, हम नॉर्मली बता रहे हैं। लेकिन बैंक काम क्या कर रहा होता है मुख्य तौर पे? बैंक हमारे पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल कर रहा होता है। जो मौद्रीकरण की नीति है उसको पूरा मैनेज कर रहा होता है कौन? बैंक। और इस बैंक का जो सबसे प्रमुख बैंक है उसको क्या बोलते हैं? आरबीआई को क्या बोलते हैं? सिर्फ आरबीआई बोलते हैं या और कुछ भी बोलते हैं? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो पहले इसके थोड़े से ये जान लें कि पहला बैंक भारत में कौन था? फर्स्ट, बताइए जरा कौन था? हाँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बिल्कुल फैक्ट्स पूछा जा सकता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, किसने बनाया था इसको? बैंक ऑफ, ये सब फैक्ट्स में लिख लीजिए, हम बोल देते हैं आप लोगों को। 2-3-4 बैंक है जिनके बारे में आपको लिख लेना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, 70 में बनाया गया था। और इसको बनाने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स में नाम बताइए। अलेक्जेंडर और कंपनी, देख लेंगे। 2 बैंक ऐसे बने, अच्छा कुछ लोग हमसे बोले अभी बीच में कि सर आप मेंस साथ लेके चलिए। अब बताइए, हम क्वेश्चन पूछ दे कि बजट पढ़ाए हैं, कितने लोग बजट पे क्वेश्चन लिखे हैं? तो बताइए कैसा लगेगा आप लोगों को? लिखा है कोई? एक लड़की लिख के दिखाई है बस, बाकी किसी ने नहीं दिखाया है। वही सालू, सालू है ना उसका नाम, उसी ने लिख के दिखाया है बजट पे एक आंसर। चलो, अलेक्जेंडर एंड कंपनी लिख लेंगे। ये भारत में पहला बैंक था, लेकिन बनाया किसने था? ब्रिटिशर्स ने, है ना? अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा बैंक है जो सबसे पुराना भारत में काम कर रहा है, उसका नाम बताइए। पीएनबी है? पक्का है? पंजाब नेशनल बैंक है। अच्छा, पीएनबी, पीएनबी नहीं, इलाहाबाद बैंक है। इलाहाबाद बैंक अब मर्ज हो गया है ना, अब मर्ज हुआ है तो पीएनबी होगा। लेकिन अभी लिख लीजिए इलाहाबाद के बगल में पीएनबी लिखिएगा, इलाहाबाद जरूर लिखिएगा। क्यों, हम बताते हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है। इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है तो इंडियन बैंक लिख लीजिए। इलाहाबाद क्यों कह रहे हैं? अभी भी जो जिला परिषद है, जिला परिषद या स्टेट गवर्नमेंट्स है, इनके जो ट्रेजरी में पैसा जा रहा है वो इलाहाबाद बैंक के नाम से ही जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आंसर को अभी भी इलाहाबाद मानना चाहिए। अरे मूल रूप से भारतीय, हम ओल्डेस्ट पूछे हैं। हाँ, हम ओल्डेस्ट बोले हैं। हम बोले हैं कि ओल्डेस्ट बैंक जो काम कर रहा है अभी, ये क्वेश्चन पूछे हैं। भारतीय इसके बाद आएंगे। वो कौन सा है जो ओल्डेस्ट बैंक भारत में भी काम कर रहा है? कौन सा है? इलाहाबाद बैंक है, और वो मर्ज हो गया है इंडियन बैंक में। लेकिन इलाहाबाद जरूर लिखेंगे, क्योंकि अभी भी जो ट्रेजरी बिहार सरकार बना रही है वो इलाहाबाद बैंक के नाम से ही बना रही है। ट्रेजरी बिल समझते हैं आप लोग? जो सरकारी लोगों का पैसा जाता है पहले ट्रेजरी में जाता है, फिर वहां से पास होता है। ये सब समझेंगे आज, अच्छे से समझेंगे। तो लिख लेंगे ओल्डेस्ट बैंक विच इज वर्किंग इन इंडिया, ऐसे लिखेंगे, ओल्डेस्ट बैंक विच इज वर्किंग इन इंडिया। और इलाहाबाद बैंक लिख के ब्रैकेट में लिख लेंगे इंडियन बैंक, लिख लेंगे ये भी मर्ज इन
इंडियन बैंक। हिंदी वाले ये लिखेंगे सबसे पुराना बैंक जो भारत में अभी कार्यरत है, सबसे पुराना बैंक जो भारत में अभी कार्यरत है ना, वो कौन सा बैंक है? इलाहाबाद लिखिए और बगल में ब्रैकेट में इंडियन बैंक लिख लीजिए। ये लिख लीजिए कि मर्ज हो चुका है। हाँ, इंडियन बैंक में मर्ज, इतना एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, मर्ज कब हुआ था एग्जैक्ट याद नहीं, 21 में हुआ है, कोई बात नहीं, उस इतना डिटेल नहीं आएगा। अब बताइए कौन कह रहा था पूर्ण रूप से भारतीय बैंक? ये लिखिए, दो चीजें आएंगी पहले भारतीय बैंक पढ़ने से पहले। ये बताइए, फर्स्ट पार्टिसिपेटेड बैंक ऑफ इंडिया, भारत का वो बैंक जिसमें सबसे पहले भारतीय लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वो कौन सा बैंक है बताइए? वो था अवध बैंक। इसको भी लिखेंगे, पीएनबी इसके बाद आएगा। पीएनबी पूर्ण रूप से भारतीय है, पूर्ण रूप से भारतीय है। फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इंडियंस बैंक। हिंदी वाले लिखेंगे पहला बैंक जिसमें भारतीयों का शेयर था, उसका नाम है अवध कमर्शियल बैंक, या अवध बैंक भी आ जाता, कहीं कहीं लिखा रहता है, दोनों सही होगा। कब हुआ था ये बताएंगे? 1865 लिख लेंगे। 1865 नहीं, 1865 में इलाहाबाद बना था, ये 1881 है। इलाहाबाद का 1865 लिख लेंगे ब्रैकेट में। हालांकि अब तो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है, लेकिन इलाहाबाद के नीचे एक टिक दे के लिख लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। इलाहाबाद ऐसे लिख लेंगे और उसके नीचे टिक देके क्वेश्चन पूछना होगा तो पहले डेट दे के तब पूछेगा। अवध कमर्शियल बैंक 1881। अब पीएनबी की बात आएगी। लिख लिए इसको, हिंदी वाले भी लिख लेंगे ऐसे पॉइंट दे देके। अब फुली इंडियन फर्स्ट इंडियन बैंक ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट इंडियन बैंक ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट इंडियन बैंक। ये था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसमें भारतीयों का 100% योगदान था। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक कब बना था ये तो याद होगा, बताइए इसके बारे में। 1894। क्या है? 89 94, हाँ बिल्कुल 94। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था पहले? हाँ 65 था, बताए तो थे। हाँ, इलाहाबाद का कलकत्ता में था। इसका कहाँ था, पीएनबी का कहाँ था पहला हेडक्वार्टर बताइए? कोलकाता ही होगा। लिखिएगा, HQ लिख दीजिएगा कोलकाता, फिर उसके नीचे लिखिएगा प्रेजेंट HQ। हिंदी वाले को लिखवा दिए हैं या नहीं लिखवाए हैं? हिंदी वाले लिखिएगा प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय बैंक, प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक हाँ, नहीं मुंबई नहीं है, पीएनबी का मुंबई नहीं है, न्यू दिल्ली है, पीएनबी का न्यू दिल्ली है। देखिए चांदनी चौक के सामने बहुत बड़ा एकदम बिल्डिंग लिया हुआ है। लिख लिए, आगे देखेंगे। मुंबई दिखा रहा है क्या? गूगल किए हैं आप लोग? नहीं, न्यू दिल्ली होगा। हिंदी वाले लिख लेंगे पीएनबी 1800, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। अच्छा, ये हम लोग जान रहे थे बेसिक की प्रारंभ कैसे हुआ। अब कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि बैंक्स कितने तरह के होते हैं। अभी के आधार पे जो अभी का फिलॉसफी है उस हिसाब से जो बैंकिंग का फिलॉसफी है, टाइप्स ऑफ बैंक है ना, फिर क्या क्या फॉर्मूला होता है ये सब देखेंगे। पहले टाइप्स ऑफ बैंक देख लेते हैं। हिंदी वाले लिखेंगे बैंक के प्रकार भारत में। जो मुख्य रूप से आपको जरूरत है, पहला हो जाएगा सेंट्रल बैंक। क्या होता है सेंट्रल बैंक? कौन सा है? आरबीआई।
अच्छा, अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन सा है? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे वहां आपको काम आएगा। ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक कौन है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, ये सब आपको बेसिकली वैसे हम समझाएंगे। रेमिटेंस कैसे ट्रांसफर होता है करके भी बताएंगे। केंद्रीय बैंक, दूसरा, हाँ ठीक है, कमर्शियल बैंक लिखिए। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? व्यवसायिक बैंक भी बोल सकते हैं, व्यवसायिक बैंक भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, कोऑपरेटिव नहीं आता है, कोऑपरेटिव तो सोसाइटी है, सहकारी के तहत आता है। इंडस्ट्रियल बैंक लिखेंगे, इंडस्ट्रियल बैंक। चौथा, कोऑपरेटिव आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेमेंट और स्मॉल बैंक, इसको लिखिएगा, पेमेंट और स्मॉल बैंक। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, स्मॉल बैंक। इसको हिंदी वाले भी सेम लिखेंगे, है ना, हिंदी वाले भी लिखेंगे पेमेंट और स्मॉल बैंक। कौन सा? जोर से बोले। क्या? सहकारी में, सरकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, आगे पढ़ाएंगे वो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, आगे बैंक के आगे पढ़ेंगे पूरा, तब सहकारी समझेंगे। वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए सहकारी बैंक बनाया गया है। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब पढ़ रहे होंगे वहां समझेंगे। मुख्य रूप से ये चार हैं, जब ये टूटेंगे तो उसमें एक कोऑपरेटिव बैंक बनेगा। अभी आपने बिहार का एक बैंक है, उसको कोऑपरेटिव बैंक है, उसको जोड़ दिया गया है। अभी जो सरकार जिस फिलॉसफी पे काम कर रही है, सभी कोऑपरेटिव बैंकों को जोड़ के बड़ा बैंक बनाने के लिए। कौन सा बैंक जोड़ा गया रिसेंटली? बिहार का, हाँ, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक दोनों को जोड़ के बिहार ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। और ये किसके प्रोडक्ट हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं, समझ गए? तो ये बात की बात है, पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी हिस्सेदारी में ये बताएंगे। ये छोटे चीज है, पहले ये मुख्य रूप से देखेंगे, ठीक। ये एक बैंक और लिख लीजिए, ई एक और लिख लीजिए, एग्रीकल्चर बैंक भी लिख लीजिए, एग्रीकल्चर, हाँ, नाबार्ड पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर बैंक, एग्रीकल्चर बैंक लिख लीजिए। ई हो गया 5 तरह के, पांचों को थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, फिर हम अपने आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलेंगे। हाँ, सब आ जाएगा आगे। शेड्यूल बैंक बैंकों का हिस्सा होता है, कमर्शियल बैंक से ही टूट के बनेगा। तो जब कमर्शियल बैंक पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें शेड्यूल बैंक उसको तोड़ के बनाएंगे। मुख्य रूप से ये 5 ही टॉपिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेंट्रल बैंक लिखेंगे और इसमें थोड़ा सीखेंगे क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, क्यों बनाया गया, कब प्रारंभ हुआ, क्या पॉलिसीज हैं, ये सब समझेंगे। हमने एक वर्ड बोला था एक दिन जब आप लोग क्वेश्चन 2000 पे पूछ रहे थे, टोकन मनी, उसको भी बताएंगे आज। सेंट्रल बैंक लिख लीजिए और इसके बारे में। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? लिखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक। क्या आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिलायंस बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखिए। अभी तो लग रहा है कि रिलायंस बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, बैंक ऑफ इंडिया। सारा चीज तो कंट्रोल कौन कर रहा है? हम माने जी। तो अभी आप रिलायंस बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, आरबीआई बना कब था? 34 के एक्ट से, आराम से। कौन? हाँ, यंग अल्टन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विद्वान लोग। चलिए पॉइंट दे के लिख लीजिए 2-4 पॉइंट जो जरूरी है। पहले लिखेंगे ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड, ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना सेंट्रल बैंक कहां का हो सकता है बताइए? कहां का हो जाएगा? अरे स्वीडन बाद में आया है, नहीं, हमेशा इंग्लैंड का ही होगा, ब्रिटेन का ही होगा। चलिए लिखेंगे ओल्डेस्ट, यानी हिंदी वाले लिख लेंगे विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक
और लिखेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, हिंदी वाले लिख लेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड ही, इंग्लैंड का बैंक मत लिखिएगा, नाम है इसका, ठीक है, कहीं आएगा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड लिख के। कब बना था बताइए, कब बना होगा? 1664 में, 1664 में। चलिए लिखिए, ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड जो था बैंकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं आगे था। अब एक बात और बताइएगा, यहां तक तो आपने बैंकिंग को समझ लिया, ये बताइए क्या बैंक 1664 के पहले थे, बैंकिंग का काम हो रहा था या नहीं? भारत में किस माध्यम से हो रहा था? हाँ, उसके अलावा नहीं, वो तो ठीक है, उसके अलावा बैंक का वस्तु विनिमय काम नहीं है, वो तो मुद्रा का काम है। उसके अलावा बताइए, वो तो कर लेना हो गया ना, हम बताते हैं, देखिए, हाँ, सेठ साहूकारों से। हम बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहां पैसा रख दें और आपको जरूरत पड़े तो फिर आपको, साहूकार यही करते थे, आपका पैसा लेके रख लेते थे, फिर वो देते नहीं थे, आपको पता नहीं। हम बता रहे हैं, देखिए, सबसे पहले जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में मिलता है साक्ष्य इसका, कि मंदिर जो होता था, मंदिर में लोग पैसा जमा करते थे, समझ गए, और वही मंदिर के पास सोने के रूप में, या पैसा नहीं, सोना आभूषण जो भी था वहां जमा किया जाता था। और जब गांव का परिस्थिति खराब हो जाता था तो वही मंदिर जो था उनको बचाने के लिए उस सोने को बेच के या जिस तरीके से गांव को बचाने का काम करता था। इसलिए जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आक्रांता कहाँ अटैक किए हैं? मंदिरों पर, समझ गए। तो सबसे पहले प्राचीन काल में यहीं से प्रारंभ हुआ, मंदिरों में रखा जाता था। हिंदू लोग देख लीजिए, मुसलमान लोग जो हैं अभी भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रहे हैं कि उन लोगों के पास जो क्या नाम था उनका, मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो 4 मुख्य बातें बताया था, उसमें एक बात बताया था, जो 2.5% दिया जाता है अपने सैलरी का, क्या बोलते हैं उसको? जकात कर, जकात कर। हम लोगों की पॉलिसी को देख के ही वो लोग सीखे हैं, समझ गए। हम लोगों की मंदिरों की पॉलिसी को देख के ही वो लोग सीखे हैं, है ना। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेगा कि सर हम हिंदुओं से नहीं सीखे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि जकात कर जो है हमारी पॉलिसी को देखने के बाद ही उन लोगों के दिमाग में ही आया था। 2.5% अपने कमाने का दिया जाता है, मेडाइवल आप पढ़े होंगे तो, ठीक। हाँ, इंडिया नहीं, पूरे विश्व की बात हो रही है। आप अच्छे से समझेंगे ना तो वैदिक पीरियड में भी हमारे दूसरे देशों से भी संबंध रहे हैं। अब पूरा जब डिटेल्स प्राचीन काल को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह बहुत सारे हैं, वो तो समझने की बात है, आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। आगे आइए, ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक। अब आइए आरबीआई को देख लेते हैं। इसके बाद आरबीआई कब बना, क्या बना? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट से बना था ये? 1934। रिकमेंडेशन किसने किया था? हाँ हाँ, सब लिखवाएंगे ये, बिल्कुल। आरबीआई बैंक का जो बनाने का राय जो दिया था, ये चैम्बरलिन कमेटी दिया था। हाँ, ठीक ठीक, वो हम बताएंगे पूरा। लिखिए जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप पूरा रीड करके आइए रिसर्च। चलिए, अच्छी बात है, अरे याद है। चलिए ठीक है, लिखेंगे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापित किया गया। लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में 1934, सॉरी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापित किया गया। 35 में किया गया एक्ट 34, मैंने क्या कह रहा, एक्ट 34 था भाई, 35 में किया गया। मैं खुद लिखवा रहा हूं, परेशान ना होइए। लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। established on the basis of RBI Act 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई
एक्ट 1934 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। और उसके नीचे लिखेंगे एक एरो दे के स्थापना वर्ष 1935। स्थापना वर्ष कब है? 1935। ठीक, अब थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि जब आरबीआई एस्टेब्लिश्ड हो रहा था तो क्या सरकार के लिए हुआ था या कुछ प्राइवेट लोगों ने किया था? कुछ प्राइवेट लोगों ने किया था। तो ध्यान रखेंगे कि उस वक्त जो आरबीआई था वो प्राइवेट लोगों के हाथों से किया गया था, प्राइवेट लोग अपने पर्पस के लिए किए थे। ठीक, इसके अलावा उस वक्त जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? उस वक्त हेडक्वार्टर था कोलकाता। और कब हुआ? हाँ, मुंबई होगा इसका। 1937 में कहाँ हो गया? लिख लेंगे इसको, मुंबई। 1937 में और क्या हुआ था हिस्ट्री में बताइए? प्रांतीय आम चुनाव हुए थे। हाँ हाँ, चलिए लिख लेंगे 1937 में। अभी कहाँ 1937 से ये कहाँ हो गया? फ्रॉम, ऐसे लिख लेंगे फ्रॉम 1937। हिंदी वाले भी ऐसे ही लिख लेंगे। हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में कोलकाता था, प्रेजेंट में कहाँ है? मुंबई है ना। और किस कब से? 1937 से मुंबई है, ये भी लिख लेंगे। ब्रैकेट में HQ मुंबई लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे 1937 से, है ना। नहीं समझ में आया? अरे इसको तो फैक्ट्स है, इसको लिख लीजिए, ये फैक्ट्स है। ऐसे लिख लीजिए कि हेडक्वार्टर कहाँ था, मतलब हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है? मुख्यालय कहाँ था? जब स्थापना हुआ तो कोलकाता था। 1937 के बाद इसको बदलाव करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया, और तब से अभी तक मुंबई ही है। इसको लिख लीजिए, पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे। ठीक, अब लिखिए, ये बताइए जब 2-4 लोगों ने मिलकर आरबीआई का स्थापना किया होगा तो फेडरल बैंक ऑफ किसका? आरबीआई का नहीं था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक ऑफ इंडिया वो तो अलग था। एसबीआई था, एसबीआई था, वो बाद में मर्ज हुआ है, वो छोटी छोटी। हाँ हाँ, वो मर्ज कर गया, तो वो उससे मतलब नहीं। इंपीरियल था, फेडरल था, ये सब एसबीआई बना। उतना आपको, इतना बेसिक फैक्ट्स आप पढ़ लेंगे, नोट्स में है। हम मेन थियरी की बात करेंगे। हाँ हाँ, आरएएस का था। हाँ बोलिए। हाँ, 3 बैंकों को मर्ज किया गया था। 3 बैंकों को लिखा होगा, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेंगे, नोट्स इसीलिए प्रोवाइड कराया गया है। आगे आइए, थियरी पे चलते हैं हम लोग। क्या था यार, क्या बताने वाले थे? हाँ, ये बताइए जब कुछ लोगों ने मिलकर आरबीआई का स्थापना किया होगा तो मिनिमम अमाउंट तो रखा होगा, बताइए। हाँ, लिखेंगे, लिख लेंगे। आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ की पूंजी से किया गया, है ना। 5 करोड़ की पूंजी से किया गया। कैपिटल 5 करोड़। इंग्लिश वाले लिखेंगे इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द कैपिटल ऑफ 5 करोड़। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द कैपिटल ऑफ 5 करोड़। इंग्लिश वाले लिख लेंगे। बाकी मैंने ये लिखवा दिया ना, ये रिकमेंडेशन बाय यंग हिल्टन कमिटी बताया है मैंने? नहीं बताया। चलो ये भी लिख लेंगे, एक पॉइंट और देके लिख लिए हैं आप लोग, लेकिन फिर भी लिखवा देते हैं, नहीं तो। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द सजेशन ऑफ यंग हिल्टन कमिटी। हिंदी वाले लिखेंगे यंग हिल्टन कमिटी के सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई। 1926 में कमिटी ये बना था, ऐसे लिख लेंगे 1926 ब्रैकेट देके। वैसे ये सब स्टैटिक से क्वेश्चन आएगा नहीं, ये जाके आएगा पूरे पॉलिसीज से क्वेश्चन। हिंदी में ये होगा कि आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमिटी के सिफारिश पे की गई थी, है ना। और इंग्लिश वाले ये लिखेंगे इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सजेशन ऑफ यंग हिल्टन कमिटी। ठीक हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब मेन जो हम लोग को अभी पढ़ना है वो आएंगे। कब अपना देश आजाद हुआ था? 1947। जब देश आजाद हुआ तो कहा गया कि भाई सरकार
का अपना एक बैंक हो जिसमें सरकार का सारा लेखा जोखा हो, जहां से लीक ना हो कोई भी डेटा, और सरकार चाहे तो लोगों के मौद्रिक नीतियों के बारे में सोच सके, कैसे कंट्रोल करना चाहे उसके हाथ में ये पावर हो। तो हमने क्या किया, उस आरबीआई को नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण, है ना। कब किया था बताइए, डेट बताइए। 1 जनवरी 1949 को लिखेंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई ऑन 1 जनवरी 1949, है ना। लिख लिए आप लोग, अब समझेंगे। ये बताइए, जब बनाया गया होगा, सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया इसका, तो सरकार ने कोई शेड्यूल बनाया होगा कि किस फंक्शन से काम करेगा, सरकार की बॉडी है। तो सरकार ने कितने कमिटियों का मेंबर बनाया था इन लोगों को, इसमें कितने लोग थे, मेंबर्स कितने थे? हाँ, आरबीआई में 20 मेंबर होते हैं, लिखिए 21, हाँ 21 लिख लीजिए, 20 आरबीआई गवर्नर को छोड़ के 20 हो जाएंगे, अब एक बढ़ गया है, लिख लेंगे 20 मेंबर और +1, नहीं अभी भी है, एक बढ़ा है, यही पहले 20 था, अब 21 कर दिया गया, एक बढ़ा है, लिख लेंगे 20 मेंबर गवर्निंग मेंबर, कार्यकारिणी बनाया गया। हिंदी वाले लिख लेंगे आरबीआई के कार्यकारिणी में 20 सदस्य और एक गवर्नर को, यानी 21 लोगों को रखा गया। आरबीआई के कार्यकारिणी में 20 मेंबर, 20 सदस्य और एक गवर्नर को रखा गया। इंग्लिश वाले लिख लिए हैं, लिख लिया इंग्लिश वाले, ये लिखवा दें। वैसे तो मेरा मानना ये है कि फैक्ट बेस के क्वेश्चन को आप आर्टिकल बेस पे लिखिए, ऐसे स्मार्ट तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा ऐसे रहेगा। यदि आप लिख रहे हैं हर चीज़ को पॉइंट में, वो बहुत ठीक नहीं, आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो ऐसे लिखिए। अब उसमें क्या होगा, गवर्नर कितने होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर, बढ़ा दिया गया है, अब पहले 3 होते थे, अब एक गवर्नर होंगे और 4 डेप्यूटी गवर्नर लिख लेंगे, और बाकी सब मेंबर होते हैं। बाकी सब कौन होते हैं मेंबर में, कैसे मेंबर होंगे? हाँ, इकोनॉमिक एडवाइजर, जो इकोनॉमिक से अब आपको यहाँ एक बहुत अच्छा चीज जानने को मिलेगा। ये बताइए, जो गवर्नर होता है वो इकोनॉमिक एडवाइज मतलब इकोनॉमिक्स जानने वाला होना चाहिए या नहीं? अभी शक्तिकांत दास जी क्या चीज से पढ़े हैं? हिस्ट्री से पढ़े हैं। तो एक बात जान लीजिए कि जो ये एक वाला व्यक्ति है गवर्नर, कोई जरूरी नहीं है कि ये हाँ नया ला दिए हैं। तो कौन? रघुराम राजन तो बहुत बड़े हैं, अब तो वर्ल्ड बैंक ने उनको अपना एडवाइजर बना। अरे उसके पीछे अभी बताएंगे आपको, अभी पॉलिसी क्यों हटाया गया था सारा समझाएंगे, आज बताने वाले हैं क्यों हटाया गया था। मोदी जी ने कौन सी पॉलिसी को तोड़ने के लिए कहा था आरबीआई को, रघुराम राजन तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, उर्जित आर पटेल भी नहीं हुए, दोनों को हटाया गया। किसका? नहीं, उसके अलावा कुछ और पॉलिसीज थी, बताएंगे आगे। तो इसको लिख लेंगे एक बार, ये सारा उतार लिया आप लोगों ने, ऐसे बना के लिख लीजिए कितने सदस्य होते हैं। प्राइवेटाइजेशन के अलावा भी कुछ पॉइंट थे, प्राइवेटाइजेशन नहीं था ये कि जो गोल्ड रिजर्व और एक गोल्ड रिजर्व होता है और एक हार्ड करेंसी होता है, उन दोनों के परसेंटेज को 10% कम करने की बात मोदी जी कह रहे थे। आज हम लोग उस पॉलिसी को समझेंगे होता क्या है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि पहले क्या था, अभी क्या है, मोदी जी के आने बाद क्या बदलाव हुआ है, ये सब बताएंगे। क्यों डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, इन सब पे बात करेंगे। जल्दी जल्दी इसको लिखेंगे ताकि समय मिले। हो गया? अच्छा, एक बात और यहाँ से बता दीजिए। अच्छा, कोई किसी ने कुछ नहीं लिखा हो तो बता दें, हम लिखवा दें। लिख लिया?
ये बताइए जो गवर्नर होता है, गवर्नर का कितना ईयर का होता है? 3 साल का होता है सर, और उसके बाद कैबिनेट हाँ, 3 साल का इनका होता है, 3 इयर्स का इनका टेन्योर होता है, 3 साल की इनकी अवधि होती है, लेकिन फिर रिकमेंडेशन करके 2 साल बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे लिखेंगे 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स, हाँ 1 + 1 नहीं 5, 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। 3 + 2 लिख लीजिए, दो सब लोग 5-5 साल आज तक ट्रेंड यही रहा है, और इक्वल टू 5 इयर्स, यानी अवधि लिख लेंगे या टेन्योर लिख लेंगे इंग्लिश वाले, हिंदी वाले अवधि लिख लेंगे और ऐसे लिख लेंगे, है ना। रिटायरमेंट वही 5 साल के बाद हो जाता है। यदि प्रमोट नहीं हुए, वो गवर्नर नहीं बने तो रिटायर्ड हो गए। हाँ, अपर एज 65 होता है, 65, 63, 65 होता है। हालांकि इसके बारे में कहीं कानूनी तौर पर मेंशन नहीं है, पहले बता दें, ये किसके मर्जी से होता है? प्रधानमंत्री के मर्जी से होता है। इसके बारे में कहीं कानून में या किसी संविधान के पन्ने में कुछ नहीं लिखा गया है, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के बिहाफ पे होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब मेन पॉइंट्स पे चलते हैं। पहले ये बताइए फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? लिख लेंगे इसको भी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले गवर्नर लिखेंगे, आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले, आजादी के पहले के थे, नाम से नहीं पता चल रहा है कि ब्रिटिश हैं। अभी लिखवाएंगे भारतीय, अभी लिखिएगा पहले भारतीय, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, हाँ लिखिएगा, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। इनका पूरा नाम बताइएगा? चिंतामणि दुर्गादास देशमुख, चिंतामणि दुर्गादास देशमुख, इतना बड़ा नाम था, चिंतामणि दुर्गादास देशमुख, दास देशमुख लिख लेंगे ये सब। भारतीय आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, है ना, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। एक पॉइंट और लिख लेंगे, इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लेंगे, अपॉइंटमेंट राइट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट राइट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट राइट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट राइट ऑफ गवर्नर सेव टू सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेव टू सेंट्रल मिनिस्ट्री, हिंदी वाले लिखेंगे सेव टू सेंट्रल मिनिस्ट्री। सेंट्रल मिनिस्ट्री, केंद्रीय मंत्रालय के पास राइट होता है, वो किसको अपॉइंट करेगा, किसको डिसअपॉइंट करेगा, किसको कितने साल के लिए अपॉइंट करेगा, ये सारा वित्त मंत्रालय के पास रिजर्व राइट होता है वो। हाँ, मिनिस्ट्री सिर्फ सेंट्रल मिनिस्ट्री लिख लीजिएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके बिहाफ पे काम करेगा? प्रधानमंत्री के। हिंदी वाले लिखेंगे गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार केंद्रीय मंत्रालय के पास सुरक्षित रहता है, केंद्रीय मंत्रालय के पास सुरक्षित रहता है। पहला बार ऐसा हुआ है देश में कि गवर्नर आरबीआई का हिस्ट्री से पढ़ा हुआ, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार केंद्रीय मंत्रालय के पास होता है, ऐसे लिख लीजिए, केंद्रीय मंत्रालय के पास होता है। अब बताइए हिस्ट्री का व्यक्ति पढ़ा हुआ कैसे गवर्न करेगा? और सुने हैं अभी कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला है उनको, 3-4 दिन हुआ, गवर्नर ऑफ द ईयर मिला है, सही कह रहे हैं, गवर्नर ऑफ द ईयर। चलिए, सीखने की जरूरत है, बात सही कह रहे हैं ये, अभी इस हालात में सीखने की जरूरत है, ये सही बात है। कि बताइए हिस्ट्री से पढ़ा हुआ गवर्नर और उसको गवर्नर ऑफ द,
हम कहाँ कह रहे हैं, पूरा वर्ड तो मोदी जी की भी वाहवाही कर रहा है, पूरा वर्ड तो मोदी जी की वाहवाही कर रहा है। चलिए आइए, छोड़िए 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 यार, अरे हम पॉइंट पे आइए। इसके अलावा अरे आप इमोशनल मत हुआ कीजिए मोदी जी का नाम। कौन कौन कौन? हम तारीफ नहीं कर रहे हैं किसी का, पढ़े लिखे व्यक्ति का ये काम है कि वो यदि सत्ताओं में कमी है तो ढूंढ के बताए, और हम तो बताएंगे। अरे ठीक है, चलिए आप लोग पॉइंट पे आइए। इसीलिए देखिएगा जेएनयू सबसे विवाद में रहता है हमेशा, चाहे कोई सरकार रहे जेएनयू विवाद में रहता है, इसका रीजन यही है। आइए आगे पॉइंट पे चलते हैं। अब आरबीआई का काम क्या है मेन? हेलो, हम पॉलिटिक्स की बातों को खत्म करते हैं। आरबीआई का मेन काम क्या है ये देखिएगा। अब आरबीआई के काम पे चलते हैं, अब ध्यान देंगे यहाँ पे। आरबीआई का मेन काम क्या है? उसके अलावा फर्स्ट काम, ठीक है, हाँ पहला काम लिखेंगे, पहला काम लिखिएगा आरबीआई का। आरबीआई इज द responsible for RBI is the responsible for issuing currency, है ना? हिंदी वाले लिखेंगे आरबीआई मुद्रा निर्गमन कार्य के लिए उत्तरदायी है। आरबीआई मुद्रा निर्गमन कार्य के लिए उत्तरदायी है, लिख लेंगे। पहले हम लोग पूरा समझ लेंगे आरबीआई को, सेंट्रल बैंक में आरबीआई, और उसके बाद हम कमर्शियल बैंक की तरफ चलेंगे। ठीक है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों लिख लिए। अब आइए 2-3 टर्म आपको करंट से रिलेटेड सीखना है। यहाँ पे कोविड पीरियड में एक नया वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। ये बताइए, कोविड पीरियड में पैसों की कमी हो गई तो आरबीआई क्या करता? फटाफट पैसा छाप के सबको दे देता। अरे वो बात ठीक है, लेकिन नॉर्मली बात कह रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अच्छा, ऐसा कर देता तो क्या होता? बता रहे हैं, उसी पे जा रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं, है ना? तो क्या होता? इन्फ्लेशन बढ़ जाता, बहुत सारे समस्या आ जाते हैं। एक कोविड पीरियड में नया नाम आया था, नया वर्ड सुनने को मिला होगा, हेलीकॉप्टर मनी। जानते हैं आप लोग क्या है ये? कौन जानता है बताइए जरा, बोलिए। जारी कर दे, चलिए आप बताइए। अच्छा ठीक, चलिए आप दोनों का सही था, दोनों का गलत नहीं था। हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, थोड़ा सा हम इसके पीछे चल लेते हैं। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे रॉबर्ट मुगाबे, हाँ जिम्बाब्वे के थे, रॉबर्ट मुगाबे। थोड़ा सा सीख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद करेंगे आप लोग। ये थे जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री थे। हुआ क्या, अभी तक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा समय तक एक देश पे डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल करने का जो खिताब है वो इन्हीं हुजूर के साहब, इन्हीं हुजूर के पास है। सुन लीजिए, उसके बाद बताइएगा। हुआ क्या, आप हैं बहुत तेज विद्यार्थी, आप सही में, मजाक की बात नहीं, आप हैं बहुत तेज विद्यार्थी, लेकिन वही है कि हाँ बस गड़बड़ा देते हैं यहीं पे। क्या 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 कह रहे हैं? ये दोनों कॉन्सेप्ट सुनिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत है, दोनों कॉन्सेप्ट गलत है। सुनिए, इसका एग्जाम्पल, साधारण एग्जाम्पल देते हैं कि सबसे तेज जंगल में लोमड़ी होती है और सबसे बलवान होता है हाथी, लेकिन राजा कौन होता है? शेर। जो अपने बुद्धि
और अपने ताकत दोनों को कॉम्प्रोमाइज करने का रूल नहीं जानता है, कभी सफल नहीं होगा। इसीलिए वो शेर जो है वो दोनों के पास मिनिमम होता है और दोनों को बैलेंस करना जानता है, इसलिए वो राजा होता है। ध्यान रखेंगे। आइए, रॉबर्ट मुगाबे जो थे जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री थे, अराउंड 35 से 37 साल तक यहाँ इन्होंने शासन किया। यूएनओ इनसे परेशान हो गया था। यूएनओ कहता था भाई अब तो छोड़ दे देश को ना, वो हुजूर हटने को तैयार नहीं थे। वो करता क्या था व्यक्ति, इलेक्शन सिस्टम से लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर पर अपना आदमी बैठा दिया था। लोग वोट करने जाता था, पहले एक आदमी भेज देता था अंदरवा, कहता था या तो तुम टिपो नहीं तो हम टिप देंगे। अरे ठीक है, अभी उस वक्त का समझते हैं। यानी ओवरऑल ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पता नहीं चलता था और देश में डिक्टेटरशिप चलाते थे ये। यूएनओ लास्ट में परेशान हो गया इनसे, सारे कंट्रियों को बोला कि अब इसके साथ क्या करो, तुम ट्रेड बंद कर दो, ट्रेड बंद कर दो। यूएनओ के कहने पे जितने यूएनओ के मेंबर थे उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया। अब उस देश में हो गई पैसे की कमी, ट्रेड बंद हो जाएगा, बाहर से पैसा नहीं आएगा, घर में ही सामान। अब होने ये लगा कि उस प्रधानमंत्री ने क्या किया, रॉबर्ट मुगाबे ने, कि बोला अपने सेंट्रल बैंक से कि तुम नोट छापो और लोगों तक पहुंचाओ। समझ गए? तो लगा नोट छपने, खूब नोट छपा, इतना छपा नोट कि जो भिखारी था वो भी एक बोरा नोट लेके चलता था। ठीक है, सही बता रहे हैं आपको, भिखारी भी एक बोरा नोट लेके चलता था। नोट का कमी नहीं है देश में, खूब नोट बढ़ गया। अब सवाल ये आता है, नोट बढ़ते जा रहा है, लोगों के पास पैसा एकदम, आरबीआई वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो नोट छाप छाप के दे रहा है, लोग बोरा में कस के लेके भाग रहे हैं, कहीं कुछ में लेके जा रहे हैं। अब लोग क्या किए कि एक रोटी भी मिलता था तो बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब 1 करोड़ रुपया दीजिए तो 1 रोटी लीजिए, ये सिचुएशन आ गया। तो वहाँ के देश के प्रधानमंत्री ने लास्ट में कहा वहाँ के सेंट्रल बैंक से कि ऐसा करो 10 करोड़ का एक नोट जारी कर दो ताकि लोगों के पास कम पॉकेट में ले चले। ये भी हो गया, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन रेट हाई, अनएम्प्लॉयमेंट हाई, देश की ऐसी तैसी बेड़ा गर्क हो गया। तब ये हुजूर अपने सत्ता से हटे, फिर उस वहाँ बैलेंस होने में काफ़ी 10-15 साल लग गया, चीज़ों को ठीक होने में। हमें बताना ये था कि जो अथॉरिटी आरबीआई के पास है, यदि उसका वो बिना किसी रूल रेगुलेशन के यूज करने लग जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, सारा मंदी का जो लेवल है वो सब टूट जाएगा। इस एग्जाम्पल से हमको मूल्य रूप से यही बताना था। यानी इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन सिस्टम होना चाहिए आरबीआई के पास। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन कि कैसे नोट को मैनेज करना। हाँ, अच्छा, हेलीकॉप्टर मनी नहीं बताएं। हेलीकॉप्टर मनी वही है कि जो सरकार अपनी जरूरतों, अपने लोगों को जरूरतों को पूरा करे, बिना कार्य की नीति को देखते हुए, बिना फंक्शन और रूल को समझते हुए नोट छापना जारी कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी का क्या मतलब हुआ कि पैसा छापो। कोविड में यही बोला था एक संसद में खड़ा होकर एक व्यक्ति ने कि ऐसा करे सरकार, हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर से पैसा डाले, मतलब हेलीकॉप्टर में पैसा डाले और हेलीकॉप्टर उड़ के लोगों तक पैसा पहुंचाते चले ताकि लोगों का भूखमरी दूर हो जाए, तो कोविड भी नहीं पहुंचेगा और काम भी हो जाएगा। तो वहीं से ये वर्ड आ गया था हेलीकॉप्टर मनी, और उस वक्त से थोड़ा चर्चा में था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके पूरे हिस्ट्री को समझा दें आपको। समझ गए? और कोई बात नहीं था, वो कोविड टाइम में थोड़ा सा ये हाईलाइट हो गया था, पहले इसको कोई पूछता भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने हेलीकॉप्टर मनी का जिक्र कर दिया। अब इसका मतलब हमको क्या जरूरी है पढ़ना? हाँ, फंक्शंस, आरबीआई का फंक्शंस पढ़ना है हमें, कैसे काम करना है। पॉलिसी वही, फंक्शन, पॉलिसी, नीति, फंक्शन के हिसाब से तो पॉलिसी बनेगा आरबीआई का। पॉलिसी ही लिख लीजिए। चलिए, किस तरह काम करता है। बेसिक आपने आपको बता दिया है कि कितने गवर्नर होंगे, क्या होगा। ठीक, अब आरबीआई मेन काम क्या करती है ये बताइए। आरबीआई मेन काम क्या करती है? रुपयों का निर्गमन मैंने बताया था। थोड़ा सा समझेंगे कि इस निर्गमन को करने के लिए आज़ादी के पहले क्या रूल था, अभी क्या रूल है, मोदी जी के आने के पहले क्या रूल था। तो ऐसे आरबीआई पॉलिसी फॉर मनी ऐसे लिख लेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे आरबीआई की मुद्रा के लिए, और इस टर्म को लिखेंगे जो हम लिखवा रहे हैं। हाँ, अरे बहुत पॉइंट होगा, अभी हम एक पॉइंट पे बढ़ रहे हैं, इसको पूरा डिटेल जानेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कब आरबीआई बना था? 1935।
अच्छा, 31 दिसंबर 1900 क्या होगा? हाँ नहीं बच, अच्छा आप चलिए ना, हम बताते हैं, आइए। 1 जनवरी 1949, ऐसा ही अपने कॉपी पे बना लेंगे, आप लोग भी एक ही लाइन में बनाइएगा। 1 जनवरी 1949 से कब तक था? 1956 तक था। तीन पॉलिसीज हैं। पहले जो पॉलिसी ये था कि ब्रिटिश वाले अपने रूल से इसको छापते थे जो इनको जरूरत होता था, तो इस पे हमें बात करने की बहुत जरूरत नहीं है। नोट कैसे छापते थे, क्या छापते थे, वो यहाँ के इकोनॉमी को पढ़ते थे और उस हिसाब से छापते थे। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो एक नीति आया जिसको बोलते हैं हम लोग PRS, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अनुपातिक। हिंदी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हिंदी वाले लिख लेंगे। अनुपातिक। रिजर्व को क्या बोलेंगे जी? रिजर्व भी लिख लीजिएगा। रिजर्व आरक्षित, हाँ आरक्षित, बहुत बढ़िया, आरक्षित। वैसे ज़्यादातर हिंदी में पूछा जाएगा और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा, हिंदी में नहीं। आरक्षित कोष। पहले इस नीति को जान लेंगे। यहां होता ये था, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। सर ऑनलाइन नहीं रहता है सैटरडे, राकेश रोशन। आइए, इस बार तो संडे हम लाइव ही नहीं दिए थे, बंद करवा दिए थे लाइव। ये एक नीति है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, और इसी के तहत क्या करती है सरकार? नोट छापती थी। कब तक? 1956 तक। 1956 में क्या हुआ था? एक और बात मैंने बताया था आपको, एक नई नीति आई थी। कौन सी नीति आई थी? हाँ, साफ साफ हम जितना खराब लिखे तो आप लोग इतना खराब नहीं लिखेंगे, साफ बनाएंगे, है ना। 31 मार्च 1956 तक, क्योंकि अप्रैल से टर्म बदल जाता है। इसको लिख लिए, फिर इसको समझेंगे PRS होता क्या है। कौन सा? नहीं 48 होगा बच्चे, 49 यहाँ होगा। हाँ जोर से बोलिए ना। उस वक्त की बात है दोस्त, उस वक्त की बात है, 1956 की बात है। हाँ अब बदल गया है, अभी हम लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे, परेशान ना होइए। ये 1956 की बात है। PRS समझ गए? अब इसको यही समझ लेते हैं क्या होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। PRS ये होता था कि यदि 100 रुपया आपको जारी करना है, 100 रुपया, तो इस 100 रुपये में 40%, इसका मतलब 40 रुपए के बराबर का गोल्ड रिजर्व रखना होगा। अभी का रूल अलग है। और 60 रुपए तब जारी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इसको? 100 रुपए यदि सरकार जारी करती है तो उसमें से 40 रुपए का बराबर का गोल्ड कहाँ रखना होगा? देश में रखना होगा, फॉरेक्स में रखना होगा, ताकि यदि परिस्थितियां खराब हो तो हम उसको मैनेज कर पाएं, फ्लो को रोक पाएं। अब ये बताएंगे कि फॉरेक्स क्या है, ये भी आगे बताएंगे, लेकिन अभी नॉर्मली ये इसके नीचे लिखिएगा, हमने यहाँ लिख दिया है, आप इसके नीचे लिखेंगे कि उस वक्त इस पॉलिसी का मतलब ये था 100 रुपए के नोट जारी करने के लिए 60 रुपए मार्केट में और 40 रुपए का कहाँ रख देना था? 40 रुपए फॉरेक्स में रख देना था। क्या? गोल्ड रिजर्व लिख देंगे, गोल्ड रिजर्व। हाँ 60 रुपये मार्केट में पैसा आप दे सकते हैं। यदि 40 रुपये का सोना अपने पास रखा है सरकार, तब 60 रुपया बाजार में, हाँ यदि 100 रुपया छापेगा तो पहले 40 रुपया उसको गोल्ड रखना होगा खरीद के, और तब 60 रुपये बाजार में देगा, ताकि इन्फ्लेशन बढ़े तो कंट्रोल हो जाए। वो बताएंगे कैसे। पहले इसको लिख लेंगे नीचे, हो गया।
हुआ 1956 के बाद ये कि सरकारें बदल रही थी। आपको पता था 1956 में इंडस्ट्रियल एक्ट लाया, किसने लाया था? कुछ दिक्कत है, पूछना है? अच्छा, 1956 में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेंगे आप लोग, डरना नहीं है। 1956 में इंडस्ट्रियल एक्ट कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। बात ये था कि नीतियां बदल रही थी, सरकार अपने फायदे के लिए मार्केट में नोट तो लाएगी भाई, घटाई महंगाई घटाना है तो सरकार ने इसके बाद क्या किया कि नया पॉलिसी लाया। 1956 के बाद, इंडस्ट्रियल एक्ट के बाद, और उस पॉलिसी का नाम रखा गया MRS। इससे सरकार बंध जाती थी, बार बार सरकार छाप ही नहीं पाती थी पैसा, तो सरकार इसके बाद एक नया पॉलिसी लाती है MRS। कब से कब तक? अभी तक उसी पॉलिसी को चल रहे हैं हम लोग। कब से? 1956 आरक्षित, है ना। ये कब हो जाएगा? 1 अप्रैल को आया था, ये पॉलिसी लागू हुआ था 1 अप्रैल 1956 से लेकर अभी तक हम लोग कौन सा? MRS। 1 मार्च लिखा था, 31 मार्च लिखवाया था, वही 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से लागू होगा मेरे भाई। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल, ठीक है, वही बात है। आइए, MRS को क्या बोलेंगे हम लोग? 31 मार्च ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। मिनिमम रिजर्व, हाँ बोलिए, रिजर्व सिस्टम, इसको न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, है ना। अब बोलिए, कोई डाउट है तो? 31 मार्च ही लिख लीजिए, आप लोगों को लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लागू तो 1 तारीख से ही होता है, आपको पता ही है। 31 मार्च को पब्लिश कर दिया गया था ये पॉलिसीज को। यहाँ 2 लाइन था, इसलिए मैंने एक ही लाइन में एडजस्ट कर दिया है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, सरकार अपनी चालाकी के लिए इस पॉलिसी को लाई, और इसमें देखिए क्या रखा जाता है। अब क्या हम दूसरे स्लाइड पे चले? ये याद होगा, इसमें ये हुआ 200 करोड़ रुपया रखने की बात की गई। 200 करोड़ रुपया कहा गया, 200 करोड़ रुपया सरकार रख दे रिजर्व में, और उसके बाद जितना नोट चाहे छाप सकती है। आज भी यही रूल है। 200 में 120 करोड़ का गोल्ड रिजर्व, और 80 करोड़ का फॉरेक्स, इसको बोलते हैं। फॉरेक्स का मतलब ये हुआ कि यूरो में या डॉलर में हार्ड मनी में, ऐसे लिख देंगे हार्ड मनी में। हम बताएंगे हार्ड मनी सॉफ्ट मनी क्या होता है। इसको पैसा आपके पास रिजर्व रखना है, और इसके बाद आप जितना चाहें उतना छाप सकते हैं। इसी पॉलिसी पे तकरार हो गया था, किससे? रघुराम राजन से, मोदी जी की। ठीक, इसको लिख लेंगे पहले आप। उस मिनिमम रिजर्व पॉलिसी में ये रूल है, फिर आपको बताते हैं आगे कैसे मोदी जी और रघुराम राजन और उर्जित पटेल में हुआ था। अच्छा, कहीं 115 करोड़ मिलेगा और ये कहीं 85 मिलेगा, तो इतना 5 करोड़ के लिए ऊपर नीचे मत समझिएगा, ठीक है। कहीं 125 भी मिल जाता है और कहीं ये 85 भी मिल जाता है, हाँ ऐसा भी मिलता है, तो ठीक है, चलेगा मिनिमम इतना। अब सरकार 200 करोड़ रुपया मिनिमम रखे अपने पास इस तरीके से, तो जितना नोट चाहे उतना छाप सकती है। अच्छा, ये अच्छा बात है देश के लिए या बुरा बात है? बुरा बात है। नोट छापना बहुत अच्छा बात नहीं होता है, सरकार के लिए अच्छा बात है, आम जनता के लिए ये बुरा बात है। आम जनता के लिए बुरा बात है और सरकार के लिए अच्छा बात है। अब जरा, अब यही पढ़ ही रहे हैं तो ये भी जान ले कि आरबीआई नोट कौन कौन सा छापता है, सारा टकसाल, हाँ ये सारा समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे पॉलिसीज पे। क्या ये आप लोग जान रहे हैं अभी तक यही लागू हो सकता है मोदी जी का मूड 2024 के बाद बदले तो कुछ नया नियम ला दे। 10,000 का नोट छपा है कि नहीं भारत में, बताइए? छपा नहीं। कौन कौन सा नोट छपा है? सबसे बड़ा नोट 10, उससे ज्यादा सा नहीं। हाँ ये सब पढ़ेंगे अभी। आइए आगे आप देखते हैं आरबीआई क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी में। हाँ, गोल्ड रिजर्व आरबीआई रखता है। हाँ, आरबीआई रखेगा तभी जाके सरकार नोट छापने की परमिशन देती है। फॉरेक्स रिजर्व होता है, आरबीआई के पास ही होता है। फॉरेक्स रिजर्व का ये मतलब होता है कि दूसरे देशों का पैसा जो हार्ड मनी में है, जो हमारे मनी से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, उसके पैसा को रखें ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हम उसको ट्रेड कर सकें, ट्रेड के लिए, समझ गए?
तो फॉरेक्स के बारे में बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे फॉरेक्स इंटरनेशनल मैनेज होता है, सब सिखाएंगे आपको। अब आरबीआई के कुछ पैसा छापने की नीतियों पे बात कर लेते हैं। आइए, आरबीआई कितने से कितने तक पैसा छाप सकता है? लिखेंगे पॉइंट दे के नीचे, आरबीआई कैन बी इशूड 2 रुपये टू, ऐसे लिख लेंगे, 2 रुपए से लेके 10,000 तक का नोट छापने का उसके पास होता है राइट। आरबीआई कैन बी इशूड 2 रुपये टू 10 के लिख लीजिएगा, 10,000 आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे आरबीआई 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट छापने के लिए अधिकृत है, छापने के लिए अधिकृत है। अब ये बताइए, अभी सरकार कहां से कहां तक का नोट छापती है? बताइए, क्लियर बताइए। 2 रुपए से लेकर 500 तक, है ना। तो इसको भी साथ में लिख लेंगे। एंड नाउ गवर्नमेंट इशूइंग 2 रुपये टू, हाँ गवर्नमेंट लिखिए, गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट कैसे, सिर्फ गवर्नमेंट लिखिए ना, गवर्नमेंट में आरबीआई आ जाएगा। बताएंगे कैसे। गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट आपको लिखना है, आरबीआई गलती से मत लिखिएगा, गवर्नमेंट लिखिएगा, सब गवर्नमेंट लिखिएगा। आरबीआई किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट 1 रुपए का नोट जारी कर देती है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने पूरा अथॉरिटी नोट छापने का किसको दे देता है? हाँ, किसको दे देता है? आरबीआई को, ठीक है। आइए, 2 रुपए से 500 रुपए तक का नोट, जरा बताएंगे कौन कौन सा नोट है इसमें? अच्छा भाई, भूल गए थे। ऐसे लिख लीजिए, लाइन से वहां लिख लीजिए। अरे ये हिंदी में नहीं बोले। आरबीआई ये सरकार अभी 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की नोट को जारी करता है। 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक के नोट जारी करता है। और ये लाइन से लिखेंगे और जोड़ के बताएंगे कोई मैथमेटिशियन जरा। वैसे हमको याद है, बताइएगा। 887, ठीक है, 887 क्या हो गया? बताएंगे, अभी आगे बढ़ रहे हैं। क्वाइन टकसालों में बनता है, भारत में 4 टकसाल है, वहां क्वाइन बनेगा। 4 ऐसे जगह है जहां पे नोट छपता है, सब लिखवा रहे हैं आराम से। चलिए इसको लिख लेंगे जरा। 887 लिख, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भारत सरकार जितना नोट छापती है उसका टोटल योग कितना है? 887, ऐसे लिख लेंगे आप लोग। अच्छा, 1000 का नोट कब बंद हुआ? हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, 8 नवंबर के बाद का बात है। अब बोलिए ना, खड़ा होकर बोलिए। हम आपको बताएंगे, आप अभी लिखिए, सरकार ही लिखिए, हम आपको बताएंगे डिफरेंस कैसे होगा। आप निश्चिंत, एक बात बताइए। अच्छा, वो एग्जाम्पल समझाने वाले हैं, समझ जाइएगा आप थोड़ी देर बाद, आप लॉजिकली समझ जाइएगा थोड़ी देर बाद। वो आप जो छोटी किताबों में आरबीआई लिखा हुआ देख रहे हैं, जो छोटे किताबों में आप लिखेंगे कि आरबीआई जारी करता है। एक बात बताइए, आपके घर का प्रॉपर्टी का पेपर है और उसका वैल्यू 5 करोड़ है, मालिक कौन है? आप ही है ना। हाँ, बताएंगे, गवर्नमेंट का, बताएंगे, बिल्कुल सही बात। गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री निकालती है।
गवर्नमेंट का ही पार्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट का ही पार्ट आरबीआई है। हाँ हाँ, 1 रुपया ऐड तब होगा जब फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलेंगे। भाई हम बताएंगे, 2 मिनट रुक जाइए, आपको बताएंगे। वो भी लिखवा रहे हैं, पूरा डिटेल समझा रहे हैं, परेशान मत हुई। हम अभी देख के आए, आपका जो आरबीआई और गवर्नर वाला है ना, हम एक बड़े बुक को देख के आए, बड़े राइटर का, उसमें मैंने 2 बार देखा, वो लिखे हैं गवर्नमेंट। हम आरबीआई आके लिखवाने वाले थे, फिर हम सोचे कि कैसे, क्यों हम आरबीआई बच्चों को लिखवाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गूगल करके 2-3 पॉलिसीज पढ़ा, फिर हमने देखा कि वो लोग वहाँ पे लिखे हैं गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि सरकार ऑथोराइज कर रही है, तो वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। आपको मेंस लिखना है ना, वन लाइनर थोड़ी मारना है, तो उस बेसिस पे हम बता रहे हैं आपको। ठीक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और क्वेश्चन भी मैंने ऑब्जेक्टिव देख के आया हूं कि जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया है वहां 1 रुपए की बात की गई है, एक रुपए के नोट की बात की गई है। बाकी गवर्नमेंट जहां लिखा है वहां पूरा नोट की बात की गई है। लिखिए, इसको लिख लिए आप लोग। पहले 2000 का नोट भी होता था, कब बैंड हुआ? कब बंद हुआ था? तारीख नहीं, घोषणा तो कर दिया गया है, घोषणा कर दी। एक बात और बता दे आपको, ये नोट, एक सेकंड, 2 रुपए का नोट भी छपना, 5 रुपए का नोट भी छपना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी अभी प्रचलन में है, तो हम लिख रहे हैं, लेकिन छप नहीं रहा है पिछले 5 सालों से। हाँ, 30 सितंबर उसका लास्ट डेट है। ये 2 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट भी अब नहीं छप रहा है। हाँ, 5 जून डेट याद कर लीजिएगा, कब घोषणा हुआ था। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, किस तारीख को घोषणा हुआ था बंद होने का, वो सब लिख के पॉइंट नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। अच्छा, आगे 10,000 का नोट कब जारी हुआ था बताएंगे? हाँ, एक पॉइंट बना के लिखेंगे, 10,000, 5,000 और 1,000। लिख लीजिएगा ऐसे एक पॉइंट बना के, और लिखेंगे 1978 में सरकार ने इसको बंद कर दिया था। 10,000, 5,000, 1,000 भी बंद हुआ था एक बार, दोबारा इसको प्रचलन में लाया गया, वो भी लिखवा देंगे। पहले इसको लिखिए, उन्नीस सौ 1978 में बंद कर दिया गया। इस पे एक केस है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस इस पे पड़ा है, ध्यान नहीं आ रहा है, हम वही याद कर रहे हैं। नहीं, वो 2013 में हुआ था। अच्छा चलिए, अच्छा एक केस सुनिए, एक केस बता दे। अभी 2013 में एक केस पड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। 1 रुपए का नोट छपना बंद हो गया था, तो 2013 में एक केस पड़ा। 2002 के बाद 1 रुपए का नोट 2013 तक नहीं छपा था। सुप्रीम कोर्ट में एक, मतलब कैसे आरटीआई वगैरह का डेटा निकाल के एक वकील पहुंचा था, और उसने केस किया सरकार के खिलाफ कि सरकार जब 1 रुपए की नोट जारी नहीं करती, हमने क्यों हटा दिया था बता दे रहे हैं। सरकार जब 1 रुपए की नोट जारी नहीं करती, तो सरकार अनुमति कहां दे रही है भाई 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट छापने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त डांट के भगा दिया था उसको, बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उसको उस वक्त तुरंत डांट के भगा दिया कि अब दिख मत जाना सुप्रीम कोर्ट के आसपास, वरना तुम्हें टांग देंगे अभी। वो तो बेचारा भाग गया, लेकिन तुरंत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंफॉर्मेशन भेजा अपने लिफाफे में बंद करके फिनांस सेक्रेटरी को कि जल्दी छपवाओ, नहीं तो देश में यदि लोगों को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैंने 1 रुपया वाला सेक्शन हटा दिया। तो 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्शन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के बाद दोबारा से 1 रुपए का नोट छपना प्रारंभ हुआ। अभी भी छपता है, 2013 के बाद छप रहा है, नहीं तो अराउंड बीच में 10 साल नहीं छप रहा था। ठीक, इसको लिख लेंगे। 1978 में बंद कर दिया गया था ये सारे नोट, 1978 में बंद कर दिया गया। लिख लेंगे बैंड ऑन 1978। फिर 1,000 को चालू किया गया बाद में। 1,000 को दोबारा कब चालू किया गया? 2000 के 2000 में नहीं चालू किया गया। 1,000 तो चल रहा था ना, नहीं अभी 2000 के बाद की बात है। ये तीनों बैंड हो गया था 1978 में, जो लिखवा रहे हैं उसको लिख लीजिए। और फिर 1,000 अराउंड 1992 से छपना प्रारंभ हो गया। 1,000 दोबारा 1992 से छपना प्रारंभ हो गया था। बोल क्या? नहीं, ये बैंड हो गया था, नहीं चल ही नहीं रहा था, प्रचलन में ही नहीं था।
फिर 1992 छपना 1000 प्रारंभ हो गया था। इसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी, थोड़ा और आगे पॉलिसी समझना है हम लोगों को। क्या जोर से? डेट 1000 का चेक करना पड़ेगा गूगल से, हम कर लेंगे, बता देंगे आपको, कल बता देंगे। चलिए इसको लिख लेंगे। 10,000, 5,000 और 1,000 तीनों छपना 1978 में बंद हो गया था। हम ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं। 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? मोदी जी रात को 8 बजे रात को आए और क्या बोले कि कौन कौन सा नोट बैंड हुआ था। अरे लिख लेंगे, लिख लेंगे इसको। 8 नवंबर 2016 को क्वेश्चन पूछा हुआ है। 8 नवंबर 2016 को रात को ये मोदी जी ने घोषणा की। हाँ लिख लेंगे इसको। कौन कौन सा नोट बैंड हुआ था? 500, 1000, यही दोनों ना। 500, 1000 नोट को लीगल टेंडर से, है ना, लीगल टेंडर से हटाने की घोषणा सरकार ने की, ऐसे लिख लेंगे, है ना। गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड बैंड एज अ लीगल टेंडर ऑफ 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज नोट्स, है ना। इंग्लिश वाले लिख लेंगे। ये सारे फैक्ट्स हो सकता है पूछ दे आपसे। अब आ जाइए, आते हैं कि 1 रुपए का नोट जो क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, इशू किया गया था अराउंड 1947 के बाद ही, जब से 1949 का एक्ट बना तो क्या किया जाता था, 10,000 और 5,000 का नोट इसलिए इशू किया जाता था किसी बड़े व्यक्ति के सम्मान में। अभी भी एक पॉलिसी चल रहा है, आपको बता दें, यदि आप लोगों को ध्यान नहीं हो तो संसद में एक ऐसी लीग काम कर रही है जो चाह रही है कि गांधी के फोटो को हटा के अंबेडकर की फोटो वाली नोट करेंसी हम लॉन्च करें और उसका वैल्यू हो 5,000, 10,000। ये बातें चल रहा है, एक प्राइवेट बिल आ चुका है, लेकिन ये कहीं पास नहीं होगा, ये तो फाइनल है। लेकिन ये बड़ी बात है कि किसी में इतनी करेज है, हिम्मत है कि गांधी के फोटो को हटाने के लिए लाया गया है। ठीक, ये चलिए आगे आगे लिखेंगे। 1 रुपए के नोट और सिक्के पे आ जाएंगे, लिखेंगे नोट ऑफ 1 रुपी, नोट ऑफ 1 रुपी एंड ऑल कॉइन्स इशूड बाय फिनेंस मिनिस्ट्री, एंड ऑल कॉइन्स इशूड बाय फिनेंस मिनिस्ट्री। हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिख लिए, इशूड बाय फिनेंस मिनिस्ट्री। है ना। हिंदी वाले लिखेंगे 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट और सभी सिक्कों को वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है? सब बताएंगे। आरबीआई नहीं बनाएगा, टकसाल है, 4 टकसाल है। सिक्का आप लोग ध्यान से देखें, उसको पलट के नीचे किसी के पॉकेट में हो तो देखिए नीचे पॉइंट होगा, स्टार होगा या कुछ नहीं होगा, या डबल स्टार होगा। देखें वो मार्क क्या बताता है, टकसाल का मार्क है, वो कौन से टकसाल से वो छपा है। चलिए चलिए आगे, ये हो गया। अच्छा, ये 1 रुपए का नोट जारी करके क्या बताता है सरकार? 1 रुपए का नोट खोल के देखेंगे, 2 चीजें उस पे, सॉरी, उस पे लिखा रहता है फिनांस मिनिस्ट्री, अब चुप हो जाइए, इशूड बाय फिनांस मिनिस्ट्री या भारत सरकार। और 500 रुपए का नोट या 100 रुपए का नोट, 500 तो है ही नहीं, अच्छा 20 रुपए का नोट को ही देखेंगे, 2 टर्म इस पे लिखा रहता है। एक कल है क्या आपके पास, उस पे भारत सरकार लिखा रहता है, पहले जान लीजिए आप लोग। दूसरा बात, जो 20 रुपए का नोट है उस पे 2 चीजें लिखा रहता है, अरे ध्यान देंगे। पहला लिखा रहता है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी भारत सरकार इसको क्या कर रही है, छापने के लिए प्रत्याभूत कर रही है, किसको, आरबीआई को। और ये प्रोमिस किससे कर रही है, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं और इसकी गारंटी यहां दे रहा है सरकार कि मैं ये गारंटी देता हूं कि ये जो 20 रुपया है ये हमारे तरफ से जारी किया जा रहा है। बिहाफ ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपए का नोट जारी कर दिया, उसने कहा ये मेरा काम है, 1 रुपए का भारत सरकार ने जारी किया
और इस काम को मैं अपने अधिकार क्षेत्र से ट्रांसफर कर रहा हूं किसको, आरबीआई को। ठीक, अब सवाल ये आता है कि उसने कर तो दिया, लेकिन क्या आपके पास ये, ध्यान से सुन लेंगे, क्या क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछे कि आपने भारत में 200 करोड़ रुपए जारी किया, मान लीजिए, हाँ, भारत सरकार ऊपर लिखा होगा, देखिए नीचे लिखा होगा, फिनांस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा, भारत सरकार, हाँ लिखा होगा भाई, लिखा होगा, हाँ एक, अरे ध्यान देंगे, अब देख लिया आप लोग, अब फोकस इधर इधर हो जाइए। आप लोग ज्यादा हल्ला करते हैं तो हम मिस्टेक करके 1-2 पॉइंट गायब कर देते हैं। अच्छा इधर 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 इधर, अच्छा इधर देखेंगे सारे लोग, सुनेगा नहीं, सुनो यार भाई, अब इधर ध्यान दो, अब ध्यान से इधर सुनो सब। ये बताओ कि जब आप लोग पैसा, सरकार आपको पैसा जारी कर रही है कि प्रोमिस कर रहे हैं कि 500 जमा दे रहे हैं या 2000 दे रहे हैं, तो सवाल ये भी आता है आपके दिमाग में, ये भी क्वेश्चन आता होगा कि सरकार किस बिहाफ पे दे रही है, आपके पास है तब न दीजिएगा। तो सरकार से किसी व्यक्ति ने कहा कि आप इतना पैसा जारी कर दिए, आपके पास है या नहीं, तो सरकार ने कहा कि मेरे पास 200 करोड़ का प्रॉपर्टी है, आरबीआई ने कहा मेरे पास 200 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो कोई वकील था, उसने कहा कि आप 200 करोड़ का प्रॉपर्टी और मार्केट में 400 करोड़ रुपए दौड़ रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा 200 करोड़ कहां से ला रहे हैं। तो उसने कहा कि हमें अधिकार दे रखा है किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया वो व्यक्ति और कहा कि आप किस बिहाफ पे ये 400 करोड़ जारी करवा रहे हैं, आपके पास है क्या पैसा। तो गवर्नमेंट ने कहा, सरकार ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, हमारे पास पैसा नहीं है, हम ही सरकार हैं, हम ही चला रहे हैं। तो उसने कहा कि आपका काम ये है, आप सरकार हैं तो हमें सुरक्षित रखिए, इसका मतलब आप झूठ मूठ का कागज धरा के कहिएगा ये 500 रुपया है। तो उसने कहा कि आप कुछ, उस वकील ने कहा कि आप इसका कुछ प्रमाण दीजिए। तो सरकार ने क्या किया, ट्रेजरी बिल बनाया और कहा कि ये हमारा ट्रेजरी बिल है और ये हमारा क्षमता है, इसमें जो क्षमता है मेरा, वो जितना मैं बजट पेश करता हूं उस पूरे बजट का डेटा है इसमें, कि मैं यदि $2 ट्रिलियन कर रहा हूं तो इस $2 ट्रिलियन का मेरे पास उत्पादन है और मैं इस बिहाफ पे 400 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए जारी करवाने का अनुमति दे सकता हूं। क्या आप लोग समझे, या घर से एग्जाम्पल उठाएं। सुपोज करिए आपकी प्रॉपर्टी है घर पे, मकान, घर तो होगा सबका इस घर का मिनिमम वैल्यू 10 करोड़ के आसपास होगा आप सबका, 10 करोड़ नहीं तो मान लीजिए 1 करोड़ होगा। अरे यार चलो, 4 हो गया। अच्छा सुन लो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, बहुत कुछ समझाना था, ज्यादा ही टाइम निकल गया। 1 करोड़ मान लीजिए होगा, आपने कहा एक पेपर, स्टाम्प पेपर ला के किसी से कि मैं तुम्हें, मेरे ऊपर कर्जा है 2 लाख रुपए, मैं तुमको 2 लाख रुपए देने का वादा करता हूं। सिर्फ एक पेपर है, उस पेपर का वैल्यू तो कुछ है नहीं, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए होगा जो स्टाम्प पेपर का होगा। तो जो व्यक्ति सामने वाला होगा वो किस बिहाफ पे मानेगा कि आप उसको 2 लाख रुपए रिटर्न दे देंगे, किस बिहाफ पे, आपके प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, समझ गए। सेम सरकार का वही बात है। सरकार क्या करती है, सारे पैसों का बॉन्ड, सारे पैसों का जो है एक बजट में बॉन्ड बना लेती है और उस बिहाफ पे कहती है देखो मेरे पास है इतना का प्रोडक्शन, ज्यादा मत कूदो, हमारे पास इतना उत्पादन है, तब हम इतना पैसा बाजार में लेके दौड़ा रहे हैं, समझ गए, और इसकी अनुमति दे रहे हैं। समझे अभी या अभी डाउट है? हाँ बोलिए बोलिए। अभी हम नया नोट का सारा बताएंगे, नया नोट में कलर कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, पूरा बना के लाए। हाँ नहीं वो लैंग्वेज तो छोड़िए ना, क्वेश्चन तो अब ऐसे आ जा रहे हैं कि कौन से नोट पे कौन सा चित्र है, कौन सा कलर का है, तो ये सब तो ऑनलाइनर क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने पूरा एक वो बना रखा है, पीपीटी बना रखा है, वो आपको दिखा के समझा देंगे, फटाफट समझ जाइएगा और ग्रुप में भिजवा देंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा बात ये है, टोकन मनी बता दे क्या, टाइम हो गया है लेकिन नहीं, ज्योग्राफी का क्लास होगा, सर आ गए होंगे। लेकिन यार एक बात और है, आप लोग थोड़ा तो कल से थोड़ा जल्दी हमें कोऑपरेट करिएगा, जल्दी जल्दी आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। हम 5 कोऑपरेट, मेन देखिए
आप लोगों का जो नोट्स है, सुन लीजिए एक मिनट, आप लोग का जो नोट्स है उसमें लगभग सारे फैक्ट्स मैंने मर्ज करा दिए, आप लोग ध्यान दिए होंगे। किसी ने, हाँ हम करा देंगे, समझा देंगे मोटा। हाँ अच्छा सुनिए, कल किसी ने कहा था सर डेटा टैक्स वाला अपडेटेड डेटा है, आप देखें हैं ध्यान से, दोनों डेटा दिया हुआ है, प्रेजेंट का भी दिया हुआ है और जो पुराना वाला है वो भी दिया हुआ है। और हाँ देखा है, आप लोग देखे हैं? अच्छा छोट नहीं, हमने वही तो मैं, आप बोले, कोई बोला उसके बाद हम जाके चेक किए, उसमें RR SLR सब CRR सब अपडेटेड है, सारा मैंने खुद अपडेट कराया है, उसमें आपको कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।